आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आमतौर पर लोग टीबी को सिर्फ चेस्ट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इससे न सिर्फ चेस्ट को बल्कि बॉडी के कई और ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचता है। टीबी आमतौर पर फेफड़े इफेक्टेड करते हैं, लेकिन वक्त पर इलाज ना हो तो ये खून के जरिए बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है, जैसे किडनी, पेल्विक, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ब्रेन। टीबी के बैक्टीरिया अगर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए तो इससे जेनाइटल टीबी या पेल्विक टीबी हो जाती है, जो औरतों में इनफर्टिलिटी की वजह बन सकती है। तो आज बात करेंगे जेनाइटल टीबी की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना धवन बजाज। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 9205287347 और 012066938849। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं और हमसे सवाल इससे जुड़े पूछ सकते हैं। डॉक्टर अर्चना, जैसे मैंने अभी कहा कि आज हम बात करेंगे जेनाइटल टीबी की, तो जेनाइटल टीबी है क्या? बेसिकली टीबी जैसे जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं जी। टीबी कन्वेंशनली हम ये सोचते हैं कि फेफड़ों में खांसी, जुकाम, बुखार, खांस के वजन घट रहा है। उसके अलावा टीबी की बीमारी बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है, ब्रेन से लेकर हमारे गर्भाशय को या बच्चेदानी को, ट्यूब्स को। जब यही टीबी के कीटाणु जो फेफड़ों को इफेक्ट करते हैं या ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, ये जब बच्चेदानी या फैलोपियन ट्यूब्स या मेल्स में टेस्टिकल्स या प्रोस्टेट इनको इफेक्ट करें तो इसको जेनाइटल टीबी बोलते हैं। और काफ़ी बार ये जेनाइटल टीबी साथ में ही यूरिनरी ट्रैक्ट को, मतलब किडनीज, ब्लैडर, इन एरियाज को भी इफेक्ट करता है। तो कंबाइन करके इसको जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस या जब स्पेसिफिकली जेनाइटल पार्ट्स में, मतलब पेल्विक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड हो तो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। जी, यानी ये तब होता है जब किसी को खांसी हो और वो उसे बहुत दिन तक नजरअंदाज करते रहे, इलाज ना करवाए, 15 दिन से ज्यादा हो जाए। बिल्कुल, खांसी के साथ भी लिंक्ड हो सकता है, मगर कई बार कोई सिम्टम नहीं होता, खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं आया, कभी कोई टीबी से लिंक्ड बात हुई ही नहीं शरीर में, मगर फिर भी जेनाइटल या किसी और ऑर्गन का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम ही हो तो आपको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है या कहीं और ऑर्गन का ट्यूबरकुलोसिस है। आपको बिना सिम्टम के भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो इसके आपने जैसे बताया इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर कैसे मालूम चलेगा अगर किसी को जेनाइटल टीबी हो जाती है? ज़्यादातर जेनाइटल टीबी तब डायग्नोस होती है जब लेडीज हमारे पास प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, उसके लिए आती हैं, या मेल्स आते हैं कि स्पर्म काउंट कम है। कॉमनेस्ट कॉज तरीका ये होता है डायग्नोस होने का। ज्यादातर लोग जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं होता। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें सिम्टम्स होंगे या उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कम हो जाएंगे, जो बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन है, या मतलब पीरियड एक आधा दिन आएगा, या बहुत लेट पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे सडनली, या मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत बढ़ जाएगा, पेल्विक पेन रहने लगेगी, वजाइनल डिस्चार्ज होगा जो नॉर्मल दवाओं से ठीक नहीं होगा, पैप स्मीयर भी हो गया, HPV टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब तरह की दवा भी मिल गई डिस्चार्ज के लिए, मगर डिस्चार्ज ठीक नहीं हुआ, ऐसे केसेस। या कभी कभी डिस्पेरोनिया, मतलब शौहर से रिलेशन रखने के वक्त दर्द होती है और कोई रीज़न, एंडोमेट्रियोसिस, सब कुछ आपने रूल आउट कर लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट की और कुछ नहीं है और वो ट्यूबरकुलोसिस निकलता है। या बहुत कॉमनली उन लोगों में जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में चले जाते हैं कि अंडे भी बन रहे हैं, ट्यूब्स भी खुली है, सब कुछ ठीक हो रहा है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। कई बार ऐसे लोगों को भी ट्यूबरकुलोसिस निकलता है। तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रेजेंटेशन है। फाइंडिंग्स कई बार कुछ भी नहीं होती और बहुत सिंपली कई बार ट्यूबरकुलोसिस की दवा देते ही लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन भी बड़ी बिजार होती है और डायग्नोस करना भी मुश्किल होता है। जैसे कि आप IVF स्पेशलिस्ट हैं, तो अक्सर इस तरह के लोग आपके पास आते होंगे, तो कितने लोग होते हैं, इस तरह के मरीज कितने होते हैं? मुझे अगर इंडिविजुअली पूछें तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस या शायद IVF सेंटर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम अराउंड 40% पेशेंट ऐसा देखते हैं अपने नॉर्मल पेशेंट बेस में। अच्छा। क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन से हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन और वेस्टर्न पैसिफिक एरियाज वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा टीबी का लोड इन दो जगहों पे है। तो हमारे जैसी प्रैक्टिस में मुझे समझ आता है कि 40 से 45% लोग इफेक्टेड होंगे।
हालांकि अगर आप जनरल डेटा देखेंगे तो शायद कम होगा, बिटवीन से 12 to 20% होगा जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस फीमेल्स में, पर आईवीएफ या इनफर्टिलिटी बेस्ड प्रैक्टिस में इसका इंसिडेंस बहुत हाई है। और डायग्नोज करना कई बार हम लोगों के लिए भी एक एनिग्मा हो जाता है। कभी कभी तो बहुत इजीली पता चल जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स में तरह की चेंजेस हो जाती हैं, बीडेड हो जाती हैं ट्यूब्स, पाइप की तरह हो जाती हैं। अच्छा। उनमें इन्फेक्टेड ऐसे बेलून्स की तरह फूल जाती हैं ट्यूब्स, जिसको हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं। कई बार यूट्रस के शेप में टी शेप्ड कैविटी आ जाती है, या यूट्रस के अंदर की लेयर बिल्कुल इन्फेक्टेड लगने लगती है जब ट्यूब्स का टेस्ट करते हैं। तो कई बारी तो बहुत आसानी से डायग्नोस हो जाता है, मगर कई बारी ब्लड टेस्ट, एक्सरे, वजाइनल स्वॉब्स, यूट्रस के अंदर से टिश्यू लेकर उसकी टेस्टिंग करके भी कई बारी नहीं डायग्नोस हो पाता। तो हमारी प्रैक्टिस में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज्यादा 40% लोगों में 40% बहुत हाई इंसिडेंस है। तो इसकी क्या वजह है कि ये इतना ज्यादा हो रहा है? क्या अवेयरनेस की कमी है या कुछ ऐसा? अवेयरनेस की कमी भी नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन वर्ल्ड में ट्यूबरक्लोसिस एज अ बीमारी बहुत रैम्पेंट है। पेरिफेरल ब्लड इन्फेक्शन अगर आप देखेंगे 10 लोगों में से 4 में निकलेगी जी। तो कौन ऐसा होगा जिसमें वो हेमाटोजेनस थोड़ा इन्फेक्शन, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ये टेस्टिकल्स, ये सब बड़े सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। तो कौन सी डिजीज हेमाटोजेनस के लिए यहाँ आके बैठ जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है। और ऑब्वियसली एज अ कंट्री हम थोड़े अंडर नरिश्ड, मैलनरिश्ड लोग ज्यादा हैं। और हमारा एक्सपोजर बीमारियों को इस तरह की ज्यादा है, क्योंकि अभी वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, वो लेवल ऑफ हाइजीन, मेडिकल अवेयरनेस और मेडिकल एड इस तरह की नहीं है। तो एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस और उससे रिलेटेड सीक्वली बड़ी कॉमन है। एक कॉलर बड़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, जम्मू से हमारे साथ हैं शमशाद। हेलो 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 जी, शमशाद जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये जेनेटल टीबी है जी। हेलो जी जी, सवाल पूछे। मैडम जो आपने ये जेनेटल टीबी के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त जी, क्या ये एसटीडी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है ये? जी टिपिकली नहीं, यूजुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता अनलेस बहुत ही फ्लोरिड इन्फेक्शन हो। यूजुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता। इसका स्प्रेड नॉर्मली हेमाटोजेनस होता है, या जो ओपन लंग केसेस होते हैं, जो जिनमें फेफड़ों में ओपन डिजीज हो, जैसे कि बलगम में या थूक में टीबी का बैक्टीरिया निकले, तो नॉर्मली इस तरह से स्प्रेड होता है। एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को यूजुअली ये सेक्सुअली नहीं स्प्रेड होता जी। डॉक्टर अर्चना, क्या इसका कोई इम्यून सिस्टम से भी लेना देना है? अगर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो ये बीमारी उन्हें जल्दी लगेगी। जैसे जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको मेलिग्नेंसीज हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ वेट हैं, इन लोगों को ये बीमारी लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑब्वियसली जिसका इम्यूनिटी कम होगी, बॉडी ज़्यादा ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस होगी, उनमें एक तो ट्यूबरक्लोसिस होना ज़्यादा कॉमन है और डायग्नोस होना ज़्यादा मुश्किल है। जी, इजीली हो जाता है और सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको मालूम नहीं चलेगा। और बीमारियां साथ में हैं जी, जैसे कई बारी मेलिग्नेंसी है, HIV पॉजिटिव लोग हैं, ड्रग अब्यूजर्स है। इन सब में उनकी अपनी जो बेसिक डिजीज है या बेसिक पैथोलॉजी है, उसके सिम्टम्स और ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स अक्सर मिलते जुलते हैं। या जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, या जिनके वर्क रिलेटेड सिलिका से एक्सपोजर है, तो इस तरह के लोगों में डायग्नोस करना कई बार बहुत बड़ा एनिग्मा हो जाता है। एक डिजीज होती है लंग्स की सार्कोइडोसिस, उसके साथ कई बार टीबी बड़ा कंफ्यूज किया जाता है जी। अक्सर जेनाइटल टीबी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड, प्रोलैक्टिन इम्बैलेंस से कई बार वो पीरियड्स कम होते जाते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। तो इस तरह से ना बड़े सारी चीजें होती हैं जो इसका प्रेजेंटेशन को कंफ्यूज करती हैं, डायग्नोसिस को कंफ्यूज करती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है उड़ीसा से, सरवर आलम। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा पेट बहुत दिन में गर्म रहता है, जब पेशाब करते हैं ना जी तो उसमें जलन होती है जी। ठीक है, उसका उपाय तो बताइए जी। पेशाब करते हुए जलन अगर आपको हो रही है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है,
जिसके लिए आप अपना यूरिन रूटीन और कल्चर करा के एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाएं, वो आपकी मदद कर देंगे तुरंत। कुछ सिंपल दवाइयों से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो मैडम। जी जी, वो अस्थमा के लिए आप बता रहे हो ना जो? जी जी, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ, उसके लिए क्या खास खाएं कि अस्थमा ठीक हो जाए? देखिए, आज हम अस्थमा की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जेनिटल टीबी की। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकती हैं। मैडम अभी टीवी में तो देख रहे थे अस्थमा के बारे में। जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं श्रीनगर से। हेलो। हाँ मैम, बात करनी थी। जो मैम बोल रही हैं इस वक्त ये प्रोग्राम ये इसमें क्या मेडिसिन क्या आ रहा है? जो मैडम बोल रही थी अभी तक कि जो एग वगैरह नहीं बनते हैं, उसका क्या कारण है? जी, हम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो नलके या ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन होती है, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होती है, बच्चेदानी की लाइनिंग में इन्फेक्शन होती है। ओवरी में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कम होता है। टीबी की वजह से अंडे ना बनना कम कॉमन कॉज है, वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज या हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर होता है। अगर आपको अंडे नहीं बन रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को पॉलिसिस्टिक ओवरीज या FSH-LH लेवल्स करवा के हार्मोनल इम्बैलेंसेस इनके लिए एवेल्युएट कराएं। टीबी के लिए आप तब दिखवाएंगे जब अगर आपको ट्यूब्स में कोई टीबी की डाउटफुल प्रेजेंटेशन हो, या बच्चेदानी के अंदर कोई डाउटफुल प्रेजेंटेशन हो, या आपको कोई मसला ना समझ आ रहा हो या रीज़न ना समझ आ रहा हो जिसकी वजह से आपको बच्चा नहीं हो रहा, या कभी आपको पहले ट्यूब में या जिसको नल के बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, उसके अंदर प्रेगनेंसी रही हो, तो उस टाइम मतलब ऐसे लोगों में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो आप अंडे के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लली पॉलिसिस्टिक ओवरीज या एनओवुलेटरी साइकिल्स की वजह से। उसके लिए आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं तो वो आपको गाइड कर पाएंगे। जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं कुपवाड़ा से, शाजिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। शाजिया, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, जब मेरी पीरियड्स होती है ना तो वो खत्म होती है, फिर मेरी वाइट पीरियड आती है 1 मंथ तक बराबर। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई दी, फर्क हुई, फिर से साइकिल शुरू हुआ। शाजिया, कुछ हद तक पीरियड से पहले, पीरियड के इमीडिएटली बाद और ओवुलेशन के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, पर जैसे आप कह रही हैं कि पूरा महीना रहता है, ऑब्वियसली वो नॉर्मल नहीं है। आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट पे जाके पहले अपना पैप स्मीयर और वजाइनल स्वैब कल्चर करवा लें। अगर वो नॉर्मल है और वो आपको दवा दे चुकी हैं और फिर भी आप ठीक नहीं हो रही, तो आप जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए इन्वेस्टिगेट करवाएं। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस ही है, पर आप उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराएं तो शायद आपकी समस्या का समाधान निकल जाए। जी। कुपवाड़ा से ही एक कॉलर हमारे साथ है, मंजूर अहमद। हेलो। हेलो। हेलो जी, मंजूर साहब, सवाल। जी। हाँ मैडम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो। हेलो मंजूर साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी, सवाल पूछें। मुझे मैदे में ज्यादा दर्द रहती है। जब मैं खाना खाता हूँ ना जी, उस वक्त जो मैदा है ना, मैदे से वो जैसे फोक चढ़ता है, खाने के टाइम लगता है जी। और रात को मुझे पूरे शरीर में दर्द होता है, सवेरे भी। जी। मंजूर साहब, वैसे मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है आपको शायद क्रॉनिक हाइपर एसिडिटी है, पर जैसे हम आज ट्यूबरकुलोसिस के लिए बात कर रहे हैं, एसिडिटी के लिए तो आप ऑफ कोर्स फिजिशियन को दिखाएं या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। पर हाँ, एक बात इन्होंने बहुत रेलेवेंट कही कि कई बार इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसमें बड़े अजीबोगरीब सिम्टम्स होते हैं। खाना पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशंस होती हैं, बॉडी पेन, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स बिजार, कभी वजन घट रहा है, खाने में इंटरेस्ट नहीं है, भूख नहीं लग रही। तो अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं तो इस टीबी के डायरेक्शन में सोचें। पर जैसे आप बता रहे हैं, मुझे ज़्यादा ये क्रॉनिक हाइपर एसिडिटी लग रही है और इसके लिए आप एक अच्छे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। आई थिंक ही विल बी एबल टू हेल्प यू। जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं बरेली से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका?
जी मुझे ये पूछना था कि वाइट डिस्चार्ज अगर मतलब ज्यादा हो तो उसे ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? जी वाइट डिस्चार्ज जैसे मैंने अभी कहा कुछ फेजेस ऑफ साइकिल पे नॉर्मल होता है, पर अगर यही डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग है, कलर्ड है मतलब ग्रीन कलर्ड है, या फटे हुए दही जैसा है, या इसके साथ आपको बहुत खुजली है अपने प्राइवेट पार्ट्स में, तो ऑब्वियसली ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। इसके लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या जिस तरह का उनको डिस्चार्ज लगता है कि है वो उसका इलाज करवाएं। अपने पार्टनर को भी साथ में ट्रीट करवाएं, वो हेल्प करेगा, क्योंकि यूजुअली एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक इन्फेक्शन होती है। और अगर आपका डिस्चार्ज परसिस्ट करता है तो पैप्समियर, एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और हाई वेजाइनल स्वैब कल्चर करवा लीजिए। ये सारी चीज़ें मिलके आपके डिस्चार्ज का सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेंगी। अच्छा, कई लोगों को क्रॉनिक डिस्चार्ज रहता है एंड दे हैपन टू हैव सम सिस्टेमिक डिजीज, जैसे डायबिटिक्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है। तो अगर आपका डिस्चार्ज परसिस्ट करता जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो एक बारी इस बारे में भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर लें कि आपकी शुगर्स करवा लें, या और फिर भी अगर नहीं ठीक होता तो जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सोचें, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है और इसके सिम्टम्स भी नहीं मालूम चलते हैं। बिल्कुल, कई बारी यंग लड़कियां आती हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी के साथ, रप्चर्ड फटी हुई ट्यूब है, पेट में ब्लड इकट्ठा है, और ऑपरेट करते हैं तो देखते हैं कि पूरा एब्डोमेन, पूरा पेल्विस, यूट्रस सब टीबी से भरा होता है। तो बहुत बिजार सिम्टम हो सकते हैं, कुछ ना होने से लेकर एक्सट्रीम सिम्टम। और बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में। एक कॉलर हमारे साथ है कश्मीर से, फिरदौस। हेलो हेलो, थैंक यू। हेलो, थैंक यू। क्या फिरदौस आप लाइन पर हैं? हेलो, हाँ जी, उसका हेलो, थायराइड है, उसका थायराइड का वो बेहतर नहीं हो रहा है। हेलो, जी जी जी, सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल बताएं। सवाल है जो थायराइड है उसका। हेलो, लगता है किसी वजह से इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। आप सिम्टम्स की बात कर रही थी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स इसके बहुत मुश्किल से पता चलते हैं, मालूम ही नहीं चलते हैं कि अगर किसी को ऐसी टीबी हो गई है तो उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को टीबी हो गई है तो वो जो सिम्टम्स हैं वो मतलब जल्दी मालूम चल जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं? यूजुअली टाइम लगाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। ये कितना टाइम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कई बारी बचपन में हुई इन्फेक्शन आपको यंग एज में जाके पता चलती है। अच्छा। तो सिम्टम्स बहुत लोगों में कई बारी देर से पता चलते हैं। इनफैक्ट कई बारी लंग्स का टीबी, जो सबसे कॉमनेस्ट टीबी होता है और जो सबसे ऑब्वियस टीबी होना चाहिए, वो सालों साल नहीं पता चलता। जॉइंट्स के ट्यूबरकुलोसिस, बोन्स का, स्पाइन का, ब्रेन का, ये सब चीजें मालूम ही नहीं पड़ती। कई बारी लोग सिर्फ फिट्स के साथ आते हैं अस्पताल। स्पाइन में बहुत सिवियर पेन या स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाने के साथ आते हैं। यूरिन में अनएक्सप्लेन्ड ब्लड होने के, कोई स्टोन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, पर बार बार यूरिन में ब्लड आ रहा है, या जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चा ही नहीं हो पा रहा, या स्पर्म काउंट्स बहुत कम हो रहे हैं। तो किसी भी तरह की आज की हुई इन्फेक्शन आपको 10, 15, 20 साल बाद भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो बहुत ट्रेचरस बीमारी है, पर अच्छी चीज ये है कि कितनी भी ट्रेचरस है, एक बार डायग्नोस हो जाए दवा के जरिए इसका ट्रीटमेंट यूजुअली हो जाता है। हालांकि कई बारी डैमेज इरिट्रीवेबल होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स अगर डैमेज हो जाएं तो ज्यादातर ये दवा से नहीं रिस्पॉन्ड करती। कई लोगों की करती हैं, पर बहुत सारे लोगों की नहीं भी करती। ऐसे लोगों को इवेंचुअली IVF की जरूरत होती है, या ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, मतलब बच्चेदानी की जो अंदर की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ बच्चा ग्रो करता है, उसका टीबी हो जाता है। वो बड़ा रिफ्रैक्टरी होता है। कई बार 1.5, 2 साल एंटी ट्यूबरकुलर खाने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि हम IVF के बारे में भी सोच सकें। और बहुत ऑफन ऐसा देखते हैं कि आज ट्यूबरकुलोसिस की सस्पिशन या डायग्नोसिस हुआ, टीबी की दवा देके अभी पेशेंट को 3 महीने के लिए घर भेजा, वो दे कम बैक विद अ गुड न्यूज की प्रेगनेंसी हो गई। तो कई बहुत जल्दी ट्रीट हो जाते हैं, कई बार बड़ा रिफ्रैक्टरी होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। डॉक्टर अर्चना, और भी जानेंगे कि इसका बचाव क्या है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन भी है। डॉक्टर अर्चना, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आसिया नूरबाग से। हेलो, लगता है इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और है तारिक अहमद कश्मीर से। हेलो हेलो
हेलो हेलो जी, तारिक साहब क्या सवाल है आपका? जी जी जी, तारिक साहब बताएं, सवाल बताएं। मोहम्मद मकबूल मैडम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो हेलो जी, बताएं, सवाल बताएं। हाँ, मोहम्मद मकबूल आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी, सवाल बताएं। हेलो डॉक्टर साहिबा जी। हेलो, मेरी घरवाली को थोड़ा बहुत वाइट ब्लीडिंग जो है ना जी। ये होता है पीरियड के बाद 10-15 दिन होता है कभी। थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज पीरियड्स के बाद काफ़ी लोगों के लिए नॉर्मल है। कई लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, उसके लिए वजाइनल टैबलेट्स होती हैं अवेलेबल, और एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं अवेलेबल। आप उनको यूज़ करवाएं किसी गायनेकोलॉजिस्ट पे जाके। आई थिंक इनका डिस्चार्ज आराम से ठीक हो जाना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ है कश्मीर से, आबिदा। हेलो हेलो। जी, लगता है किसी वजह से इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर अर्चना, मुझे ये बताइए, जैसे सिम्टम्स की तो बात हो गई कि बहुत लंबे टाइम तक आपको मालूम ही नहीं चलता है कि आपको जेनाइटल टीबी है भी या नहीं है। इसके जो हम एहतियात क्या बरतें, किस तरह से इस बीमारी से बचें? एक तो अपनी जनरल हाइजीन अच्छी रखें। हाँ। मैल न्यूट्रिशन ना होने दें, अपने आप को डाइट का ध्यान रखें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। क्रॉनिक डिजीजेस जिन लोगों को होती हैं जी, उनमें ये बीमारी जल्दी लगती है। अच्छा। तो अपने ये जनरल मेडिकल कंडीशन अच्छी रखें। दूसरा, अब आजकल के सिनेरियो में तो शायद ये इतना रेलेवेंट ना हो, पर बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जो एनिमल से दूध के जरिए आता है, वो बड़ा कॉमन कॉज होता है टीबी का। अच्छा। तो पैस्चराइज्ड दूध लें, या दूध ऐसे सोर्स से लें जहां आपको श्योर है कि अगर आप फ्रेश दूध ले रहे हैं तो आप उसको घर पे लेके अच्छी तरह उबालिए। कुछ इस तरह से रुक जाती है। फिर अगर आपको पता है कि कोई एरिया है जहाँ डिजीज कॉमन है, जैसे अगर आप इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन वर्किंग विद पीपल विद HIV या ड्रग अब्यूज या लेप्रेसी के लोगों के साथ आप काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बीमारी कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो उस लिहाज से अपना ध्यान रखें, मतलब आइदर यूज अ कवर, मुंह पे मास्क लगा के काम करने की कोशिश करें, या अगर आपको कोई छोटा भी सिम्टम आता है तो उसको जल्दी एड्रेस करें। अगर आपको वेट लॉस हो रहा है, क्रॉनिक भूख नहीं लग रही, लो ग्रेड फीवर रह रहा है, या 9900 फीवर शाम के समय चढ़ा, या क्रॉनिक UTI होता जा रहा है, हड्डियों में दर्द है जो आप नहीं समझा पा रहे हैं, या वजाइनल डिस्चार्ज ही ले लें कि जो नहीं दवा से रिस्पॉन्ड कर रहा, कोई भी अगर आपको ऐसा सिम्टम लग रहा है जिसको आप नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको उसको एक नज़र टीबी के बारे में ज़रूर रखनी चाहिए। यू शुड कीप योर सेल्फ अवेयर कि ये हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो। क्रॉनिक खांसी, बार बार खांसी होती जा रही है, या बलगम में खून आए, इस तरह के सिम्टम्स हो, या जैसे हमने बात करी इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, भूख नहीं लग रही, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, अजीब सिम्टम्स जिसको आप नहीं समझा पा रहे हैं, ख्याल रखना है। आगे चल के ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी बन सकती है। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते करते कई बार वो बड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन बीमारी हो जाती है। कश्मीर से कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद अशरफ। हेलो हेलो जी जी, कश्मीर से ही एक कॉलर हमारे साथ है, हफीजुल्लाह साहब। हेलो जी, हम कश्मीर से सर। जी जी, सवाल बताएं। जी मैडम, हम कुलगाम से कश्मीर से बोल रहे हैं जी। मेरे बीवी को डायबिटीज है पिछले 8 साल से। तो जी इसका हम जो है ग्लम्पिक 8 साल से, तो इसके शुगर हमेशा होता है नॉर्मल, मगर हमारे को डाउट है थोड़ा तो किडनी के बारे में। जब हम किडनी की टेस्ट करते हैं तो ये किडनी को ठीक टेस्ट में ठीक निकलता है जी। और इसके है ना, इसके ऑप्शन से क्या ठीक है, तो मगर ये कहती है तो बीवी कहती है रफ्तार तो मेरे को कम है, तो थोड़ा मेरे को वजन बढ़ गया और मेरे को काम करने के लिए थोड़ा रफ्तार ही नहीं होता है जी। जी डॉक्टर साहब से हमारे सवाल है, तो ये क्या वजह है, इसको थोड़ा तो रफ्तार नहीं होता काम करने के लिए, तो थोड़ा इसका वजन भी ज्यादा बढ़ गया।
जी। जो मुझे समझ आया, इनकी वाइफ शायद क्रॉनिक डायबिटिक हैं। हाँ। डायबिटिक्स में वीकनेस होना कॉमन होता है, वजन बढ़ना या घटना दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, और ये दोनों ज़्यादातर निशानियां होती हैं कि डायबिटीज़ बहुत अच्छी तरह कंट्रोल्ड नहीं है। तो अगर आपकी वाइफ को इस तरह की परेशानी हो रही है तो आप जिन डायबिटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं एक बार उन पे वापस जाइए और अपनी शुगर मॉनिटरिंग थोड़ी बेहतर करिए, डाइट में चेंज लाइए, मीठा कम, प्रोटीन ज़्यादा, विटामिन ज़्यादा, दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें ज़्यादा लें। विटामिन डी के लिए उनकी टेस्टिंग करवा लीजिए। पर वैसे पर से डायबिटिक्स में ये सब जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं ये काफ़ी कॉमन होते हैं। तो अगर इनको ऐसे सिम्टम्स हैं तो शायद इनकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड नहीं है, एक बार ये उसको इवेलुएट करवाएं। एक कॉलर कश्मीर से ही हमारे साथ है, मुश्ताक। हेलो। हाँ, मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ जी। सवाल बताएं। मेरा एक सवाल है कि मेनोपॉज किस एज से शुरू होता है, और दूसरा सवाल है किस एज तक औरत प्रेग्नेंट रह सकती है। जी ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर अर्चना जल्दी से जवाब देंगे, असल में टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। मेनोपॉज की कोई फिक्स्ड एज नहीं है। कॉमनेस्ट एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 50-51 है, पर लोगों को मेनोपॉज 25 साल की उम्र में भी हो सकता है और 60 साल की उम्र तक भी पीरियड्स चल सकते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज की कोई डेट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। आज की मॉडर्न मेडिसिन के साथ, एग डोनेशन के साथ काफ़ी बड़ी उम्र तक भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अपने अंडों तक से ज़्यादातर 40 साल तक प्रेगनेंसी होती है जी। उसके बाद यूजुअली डोनर एग या एग डोनेशन लेकर प्रेगनेंसी की जा सकती है। बेसिकली जब तक लेडी फिट है तब तक वो बच्चा कैरी कर सकती है और उसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है। अर्चना, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तरन्नुम। नाजरीन, कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी डॉक्टर परिणीता कौर, जो हमें बताएंगी एयर पोल्यूशन कैसे बना रहा है हमें अपना शिकार और कैसे बच सकते हैं आप इस जहरीली हवा से। तो देखना मत भूलिए हेलो परवाज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आदाब।